हेलो बच्चों, इम्प्रिंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने देखा था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में और आज हम लोग थोड़ा सा उसको रिकैप करेंगे एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में फिर से थोड़ा। तो देखिए हमने क्या किया था, एक रिएक्शन लिया था। हमारे पास क्या एक रिएक्शन है, मान लेते हैं कि हमारे पास एक रिएक्शन है कुछ इस तरह से। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स है वो हमारा Na है, यहाँ Nb है, Nc एंड Nd। हम लोग यहाँ पे कुछ केसेस का बात करने वाले हैं। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, केस नंबर 1 है। अगर हम लोग लेते हैं केस नंबर 1 में Na इज इक्वल टू Nb, मतलब मैंने यहाँ क्या लिया, हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A है वही हमारा नंबर ऑफ मोल्स B के लिए है। और इस केस में मैंने ये माना है कि हमारे पास जो ये कोफिशिएंट है, हमारे पास स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि A, B, C और D, ये चारों को मैंने इक्वल लिया है ताकि कैलकुलेशन हम आसानी से कर सके। इस केस में हमारा Na इज इक्वल टू Nb, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B होगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास अगर हम लोग लेते हैं तो Na बाय A शुड बी इक्वल टू Nb बाय B, ये हमारा कंडीशन निकल के आएगा। और इसका मतलब क्या है कि इन दोनों ही रिएक्टेंट में कोई भी हमारा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। क्या पढ़ा था कि मान लेते हैं हमारे पास A और B जो है आपस में रिएक्शन कर रहे हैं और A और B के रिएक्शन से क्या बन रहा है, हमारा प्रोडक्ट बन रहा है C और D। हमारा प्रोडक्ट बन रहा है C और D। अब मान लेते हैं कि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इस चीज को। क्या A और B जो है वो रेसलर्स है, अब वो लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो रेसलिंग में क्या होगा कि इन दोनों के रिएक्शन में होंगे, मतलब इन दोनों जब लड़ाई करेंगे तो किसी एक का हार होगा, किसी एक का जीत होगा। तो इस पर्टिकुलर केस में अगर मान लेते हैं कि बी जो है हमारा लेस पावरफुल है बी, अगर तो इसका मतलब ये है कि बी हमारा हार जाएगा। अगर बी हार गया तो हमारा क्या हो जाएगा, जैसे ही बी हारा वैसे ही हमारा रिएक्शन रुक जाएगा। वो जैसे ही बी हमारा हारा यानी कि बी हमारा कंप्लीट हो गया, खत्म हो गया, हमारा रिएक्शन रुक जाएगा। यानी कि इस पर्टिकुलर केस में हमारा बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। मतलब किसी भी रिएक्शन में जो पहले खत्म हो जाता है, जिसका अमाउंट पहले खत्म हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। और जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। ठीक है। अब देखिए अगर हम एक ऐसा केस लेते हैं जिसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी है, ऐसे केस में क्या होगा, हमारा लिमिटिंग रिएजेंट कोई भी नहीं होगा। मतलब ये है कि दोनों ही रिएक्टेंट एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे और रिएक्शन हमारा 100% कंप्लीट होगा, यानी कि नो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट। तो यानी कि अगर इस केस में हमें P कितना बना या D कितना बना, कितना फॉर्म हुआ C, कितना फॉर्म हुआ D, निकालना है तो कैसे निकालेंगे, हमारे पास फॉर्मूला आएगा। हम लोग कंपेयर करेंगे Na बाय A शुड बी इक्वल टू Nb बाय B इज इक्वल टू Nc बाय C शुड बी इक्वल टू Nd बाय D। मतलब हम लोग कुछ इस तरह से कंपेयर कर सकते हैं जब हमारे पास कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट फैक्टर नहीं बचेगा। इसको हम लोग नोट करेंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग केस 2 की तरफ आगे बढ़ेंगे और फिर इसको और डिस्कस करेंगे। जल्दी से नोट कीजिए, यहां तक हो क्या होगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा केस नंबर 2 क्या हो सकता है, मान लेते हैं हमारे पास केस नंबर 2 क्या होगा। केस नंबर 2 हमारे पास ये हो सकता है कि Na जो है वो Nb के इक्वल नहीं है। अब इसमें भी हमारे पास दो कंडीशन आ सकते हैं। हो सकता है कि Na जो है हमारा वो ग्रेटर हो Nb से। ठीक है, अगर ऐसा है कि Na इज ग्रेटर देन Nb, मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A शुड बी ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो ऐसे केस में हम लोग लिख सकते हैं कि Na बाय A शुड बी ग्रेटर देन Nb बाय B। इसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बताया कि जिसका अमाउंट कम होगा वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। लिमिटिंग रिएजेंट होगा यानी कि यहां पर ये जो टर्म है ये हमारा क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट के लिए वर्क कर रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट की तरह वर्क कर रहा है। यानी कि हमारा जो यहां पर रिएजेंट बी है ये हमारा इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा बी जो है वो क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग निकालना चाहें कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सी फॉर्म्ड इन द केस 2, तो हमारे पास क्या निकलेगा। अगर हम लोग केस 2 में देख रहे हैं कि हमारा कितना अमाउंट ऑफ सी बना या कितना अमाउंट ऑफ डी बना, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। अब देखिए रिएक्शन जब 100% कंप्लीट होगा, इस चीज को जरा ध्यान से समझना,
हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, रिएक्शन अगर हमारा कंप्लीट हो रहा है तो हमारे पास क्या है, ये ए जो है एक्सेस में, ये ए जो है एक्सेस में है और बी जो है हमारा लिमिटिंग में है। मतलब बी हमारे पास लिमिटिंग अमाउंट में प्रेजेंट है, एक रिएक्शन के बाद हमारा बी जो है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमारा ए जो बचा रह जाएगा। तो अगर बचा हुआ ए है हमारे पास तो हम ए से कंपेयर करके सी को नहीं निकाल सकते हैं कि कितना सी बना होगा। हमें किससे कंपेयर करना होगा, बी से कंपेयर करना होगा, यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट से कंपेयर करना होगा। तो इस केस में अगर हमको अमाउंट ऑफ सी फॉर्म में निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एन बी बाय, यहाँ पे एन बी कैपिटल लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल लिखेंगे क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं इसका नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग देखें कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे स्मॉल भी लिख सकते हैं, एन बी बाय बी शुड बी इक्वल टू एन सी बाय सी एंड एन डी बाय डी, ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं। यानी कि हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट का यूज करके यहां पर निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ सी हमारा फॉर्म्ड हुआ होगा, ठीक है। ये हमारा केस नंबर 2 हो गया। इसको हम लोग पिछले क्लास में भी देखे थे, इसको जल्दी से नोट कीजिए एंड देन हम लोग केस नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया, चलिए अब केस नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए केस नंबर 3 में मैंने क्या बताया, मान लेते हैं कि एन ए जो है वो हमारा स्मॉलर हो जाता है एन बी से, यानी कि इस केस में क्या है, एन ए बाय ए इज स्मॉलर देन एन बी बाय बी। इसका मतलब क्या है, हमारे पास एन बी जो है वो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, यानी कि इस बार हमारा ये हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये हमारा होगा लिमिटिंग रिएजेंट। यानी कि हम लोग कंपेयर किससे करेंगे, अगर हमको सी का अमाउंट निकालना है तो हम लोग कंपेयर करेंगे एन ए बाय ए शुड बी इक्वल टू एन सी बाय सी, ठीक है, और हम लोग एन डी बाई डी भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करके हम लोग क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सी या फिर अमाउंट ऑफ डी जो कि प्रोडक्ट में है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा फैक्टर हो गया लिमिटिंग रिएजेंट का। इस तरह से हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करते हैं एंड उसके हेल्प से हम लोग प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को देखते हैं, कितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट बना, ये हमने पिछले क्लास में भी देखा था, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सिंपल सा बात यहाँ पर यह है कि अगर रिएक्शन के दौरान जो पहले खत्म हो जाए, मान लेते हैं कि हमारा बी खत्म हो गया, तो ये हमारा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। रिएक्शन के दौरान जो पहले खत्म हो गया वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जो बच गया उसी को हम लोग बोलेंगे एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास या फिर मीन एटॉमिक मास इसको बोला जाता है, ठीक है। क्या है, एवरेज एटॉमिक मास या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं मीन एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास या फिर मीन एटॉमिक मास, इसका फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज एटॉमिक मास या मीन एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज एटॉमिक मास या मीन एटॉमिक मास का फॉर्मूला होगा, नोट कीजिए, A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस n टाइम्स के लिए x1 प्लस x2, ये हमारा फॉर्मूला होगा, इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग बताएंगे कि यहां पर ये टर्म जो है a और x क्या है। देखिए यहां पर ये जो a है ये हमारा बता रहा है मास ऑफ एलिमेंट, और x क्या बता रहा है, परसेंटेज अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंट ऑफ आइसोटोप। अब देखिए यहां पर क्या मतलब हुआ एवरेज एटॉमिक मास से, मतलब ये बोला जा रहा है कि अगर हमें किसी भी आइसोटोप का एवरेज एटॉमिक मास या मीन एटॉमिक मास निकालना है तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लोरीन जो है हमारे पास, क्लोरीन जो है हमारे पास आइसोटोपिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, आइसोटोपिक फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है, आइसोटोप के फॉर्म में वो प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आइसोटोप के फॉर्म में प्रेजेंट रहने का मतलब क्या है, आइसोटोप क्या होता है, आइसोटोप हम लोग वैसे कंपाउंड को बोलते हैं जो एक से ज्यादा
मतलब आइसोटोप का मतलब क्या होता है? सेम मास नंबर, एक मिनट, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। मतलब वैसे कंपाउंड जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटोप। अब जरा ध्यान देना यहां पर, अगर मेरे पास आइसोटोप का मतलब क्या हो गया? आइसोटोप का मतलब हो गया हमारे पास क्या है? एटॉमिक नंबर तो सेम है, ठीक है, एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन मास नंबर क्या हो गया? मास नंबर हो गया डिफरेंट। अब मास नंबर डिफरेंट होने का मतलब क्या है? अब मास नंबर हो गया डिफरेंट, इसका मतलब क्या है? जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्लोरीन का, ठीक है, क्लोरीन का मैं एग्जांपल लेता हूं, उसको थोड़ा सा रफ करूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने क्लोरीन का एग्जांपल लिया, तो क्लोरीन जो है हमारा नेचर में दो तरह से पाया जाता है। क्लोरीन जो है दो तरह से पाया जाता है, एक हमारा क्लोरीन 35 और एक है हमारा क्लोरीन 37। अब देखिए इन दोनों का ही अगर मैं बात करूं तो एटॉमिक नंबर तो 17 होता है, लेकिन मास नंबर जो है इसका 35 होता है और इसका कितना होता है? 37 होता है, ठीक है। अब ये होता है हमारा 37, ये 37 होता है और इसका मास होता है 35, ठीक है। तो ऐसे केस में हम कौन सा मास लें? हम 35 भी ले सकते हैं, 37 भी ले सकते हैं, लेकिन कौन सा करेक्ट होगा? तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट। एवरेज एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट हम लोग क्या करेंगे, इनके आइसोटोप्स को एवरेज एटॉमिक मास के थ्रू निकालेंगे इनका मास, और इनका जो एवरेज एटॉमिक मास होगा वही हम लोग कैलकुलेशन में लेंगे। तो अब देखिए अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, इस फॉर्मूला को आपने नोट कर लिया होगा, आगे हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। देखिए जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं क्लोरीन का, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे कि हमने क्या लिया? क्लोरीन लिया। आइसोटोप के लिए हमने एग्जांपल क्या लिया? क्लोरीन लिया, ठीक है, क्लोरीन का एग्जांपल लिया। क्लोरीन जो है हमारे पास दो क्लोरीन है, एक 35 और एक 37। अब क्लोरीन जो 35 है इसका मास कितना है? मास नंबर है 35, ठीक है, और इसका 37, लेकिन परसेंटेज अबंडेंस कितना है? परसेंटेज अबंडेंस ये हमारा क्लोरीन के केस में है, क्लोरीन 35 के केस में 75%, और क्लोरीन 37 जो है वो हमारा 25% नेचर में पाया जाता है, ठीक है। तो अगर मैं इन पर्टिकुलर डाटा के बेसिस पर एवरेज एटॉमिक मास निकालता हूं क्लोरीन का, तो क्या आएगा? एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, तो क्या निकलेगा हमारे पास? देखिए ये जो फॉर्मूला दिया हुआ था, इस फॉर्मूला को फिर से लिखते हैं, A1 x1 A2 x2 बाई x1 प्लस x2, एन के लिए हम लोग लिख रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग क्लोरीन का एग्जांपल लें तो A1 का वैल्यू यहाँ पे है 35, A2 का वैल्यू है हमारा 37, A1 x1 हमारा दिया हुआ है 75, इसको परसेंट में ना भी लिख के लिख सकते हैं, x2 दिया हुआ 25। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्लोरीन का कितना आएगा? एवरेज एटॉमिक मास हमारा क्लोरीन का आएगा, कैलकुलेट करके देखिए, हमारा एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन के लिए आ जाएगा 35 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 75 प्लस 25 इंटू 37, और नीचे हमारा रहेगा कितना इन दोनों को ऐड करके, यानी कि 75 प्लस 25, यानी कि नीचे आएगा हमारा 100। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो हमारा कितना आ जाएगा? अगर इसको सॉल्व किया जाए तो क्लोरीन के केस में सब कुछ सॉल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा 35.5, ठीक है, AMU, जो कि हम लोग एटॉमिक मास यूज करते हैं क्लोरीन के लिए। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लोरीन का जो 35.5 मास आता है, जो हमने पिछले भी क्वेश्चंस में यूज किया था, वो कहां से आता है? एक्चुअली ये क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास है, जो हम लोग इसके आइसोटोप्स के मास को उसके एबंडेंस से मल्टीप्लाई करके टोटल से डिवाइड करने के बाद प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। इसको नोट कीजिए जल्दी से, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हो गया होगा यहां तक? आगे बढ़ते हैं फिर। हो गया यहां तक? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे जो टर्म है, मोलर एटॉमिक मास।
मोलार एटॉमिक मास या एवरेज मोलार एटॉमिक मास, ठीक है। मीन मोलार मास या एवरेज मोलार मास, एवरेज मोलार मास। और देखिए इसको हम लोग यूज करते हैं गैसेस के टर्म में। गैसेस के टर्म में कैसे यूज करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, इस तरह के मोलार मास हम लोग कब निकालते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास गैसेस हैं, ठीक है, गैसेस 1 है, गैसेस 2 है, एक मिक्सचर है गैसेस का, 3 गैसेस है या 4 गैसेस है मान लेते हैं। तो इन चारों गैसेस के लिए हम लोग क्या निकालते हैं, एवरेज मोलार मास का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज मोलार मास एवरेज निकालेंगे, एवरेज मोलार मास। क्या फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला हमारा वही सेम है, कितने परसेंट हमारा प्रेजेंट है मोल के टर्म में अगर देखें तो मास, मोलिकुलर मास इंटू N1 M2 N2 एंड सो ऑन। अगर n के लिए है तो n तक यूज करेंगे हम, और नीचे हमारा आएगा मोल्स का सम, ठीक है। अब मान लेते हैं जैसे कि एक क्वेश्चन के थ्रू इसको भी समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक मिक्सचर है गैसेस का, कौन कौन सा गैसेस है, मान लेते हैं हमारे पास क्या है, SO2 है 60%, ठीक है, और CO2 है हमारे पास 40। तो ऐसे केस में हम लोग कैसे निकालेंगे इसका एवरेज मोलिकुलर मास, एवरेज मोलार मास, एवरेज मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे, तो एवरेज मोलिकुलर मास इसका निकालेंगे हम लोग, एवरेज मोलार मास शुड बी इक्वल टू, क्या आएगा हमारे पास जो फॉर्मूला है M1 N1। अब देखिए ये जो वैल्यू दी हुई है ना, ये जो वैल्यू दी हुई है 40% एंड 60%, ये हमारा N1 और N2 का वैल्यू है। अब इनके बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। SO2 का कितना आएगा, हम लोग जानते हैं कि सल्फर का मास कितना होता है 32 होता है, और ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16, लेकिन यहाँ 2 ऑक्सीजन है तो 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा 64। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो 64 और हमारा परसेंटेज 60 दिया हुआ है, प्लस CO2 के लिए कितना हो जाएगा, कार्बन 12 और ये 32, 44 इंटू 40, और नीचे कितना आ जाएगा 60 प्लस 40। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, एवरेज मोलार मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां तक समझने में कोई भी दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, नहीं तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद अगर मैं यहां से कैलकुलेट करना चाहूं तो कैलकुलेट करके आप लोग बता सकते हैं क्या आएगा। मैं ये काम जो है आप लोगों के ऊपर छोड़ रहा हूं कि एवरेज मोलार मास, एवरेज मोलार मास जो है क्या निकलेगा, ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे कि इसका वैल्यू कितना आया, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, और कमेंट में आंसर करना ना भूलें। फिर हम लोग आगे देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा टर्म है, हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक नोट हो गया होगा आई होप। आगे बढ़ते हैं, देन हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म के बारे में। देखिए कॉन्सेंट्रेशन टर्म में हम लोग क्या पढ़ते हैं, कॉन्सेंट्रेशन टर्म जैसे कि मान लेते हैं हमने क्या किया, मिक्सचर बनाया या फिर सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन से क्या मतलब है, मैंने जैसे कि एक बाइनरी सॉल्यूशन बनाया, जनरली हम लोग बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही। मैंने इसमें वाटर लिया और इसमें क्या किया, NaCl मिक्स किया, ठीक है। अब देखिए यहां पर एक चीज आता है, सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन जो है एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर है, होमोजेनस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजेनस मिक्सचर है। इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, इसमें प्रेजेंट रहता है सॉल्यूट और प्रेजेंट रहता है सॉल्व, ठीक है। अब बाइनरी सॉल्यूशन क्या हुआ, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ओनली 2 कंपोनेंट, 2 ही कंपोनेंट रहेंगे, एक सॉल्यूट रहेगा और एक सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। हमारे पास क्या सॉल्यूशन में एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। अब जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा, जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट बोलेंगे, और जो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। और अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, मोल में रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखिएगा अमाउंट जो है हमेशा मोल में लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट जो है हमारा मोल है, हमने मोल के बारे में पढ़ा भी है, तो स्टैंडर्ड यूनिट हमारा मोल है, हम लोग हमेशा मोल में बात करेंगे।
तो अगर जो लेस अमाउंट में प्रेजेंट है उसको हम लोग सॉल्यूट बोल दिए, लार्ज अमाउंट में जो प्रेजेंट है उसको हम लोग सॉल्वेंट बोल दिए, और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोल दिए, सॉल्यूशन बोल दिए। ठीक है, ये टर्म समझ में आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और इसके बाद हम लोग कॉन्सेंट्रेशन टर्म में आगे बढ़ेंगे, इसको जल्दी से नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप यहां तक नोट हो गया होगा, यहां तक नोट हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म में। मान लेते हैं हमारे पास क्या है, हमको निकालना है क्या, अब कुछ फॉर्मूलाज मैं निकालने वाला हूं, इन फॉर्मूलाज को अच्छे से नोट कीजिएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। फिलहाल अभी के लिए मैं सिर्फ फॉर्मूलाज के साथ आगे बढ़ूंगा। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस सेशन में करेंगे। ये आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस बचेगा, और टारगेट के हिसाब से मैंने सोचा है कि कम से कम 200 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। ठीक है, तो आज देखिए हमारे पास क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म में पहला है परसेंटेज वेट बाय वेट। मान लेते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे मेडिसिन में या बोतल में जो हम लोग खरीदते हैं मार्केट में, मेडिसिन में खरीदे तो उसमें क्या लिखा रहता है, परसेंटेज लिखा रहता है कि कितना अमाउंट में प्रेजेंट है कोई भी क्वांटिटी। जैसे मैंने मान लीजिए एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदा, तो सॉफ्ट ड्रिंक में लिखा रहता है कि कितने परसेंट शुगर है, कितने परसेंट, मान लीजिए मैंगो का अगर जूस है तो मैंगो जूस है कितना कितना शुगर है, कितना प्रिजर्वेटिव्स है, सब उसके पीछे लिखा रहता है वेट बाय वेट। तो ये वेट बाय वेट का मतलब क्या हुआ, हम लोग इसी तरह से कैलकुलेट करते हैं कि वेट बाय वेट का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। और इसको परसेंट में करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला हो गया वेट बाय वेट के लिए। इस तरह सेकंड जो फॉर्मूला है, अभी आप लोग थोड़ा फॉर्मूला को ही लिखिए, मैं क्वेश्चन इसका जल्दी ही कराऊंगा प्रैक्टिस सेशन में। नेक्स्ट जो है हमारा, मान लीजिए अगर हमारे पास निकालने के लिए आया वेट बाय वॉल्यूम, तो उस केस में मैं क्या निकालूंगा, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, और इसको भी हम लोग परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर सॉल्यूट का मास हमने ग्राम में लिया है तो हम लोग सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है ml में लेंगे, अगर ये केजी में है तो नीचे वाला फिर लीटर में लेंगे। ठीक है, इनके यूनिट्स के बारे में भी हम लोग जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो वहां पर देखेंगे अच्छे से। अभी थोड़ा सा फॉर्मूला को नोट कीजिए। तीसरा जो फॉर्मूला है ये क्या है हमारे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर दिया हुआ है तो उसमें हम लोग वॉल्यूम के बारे में ही बात करते हैं, सॉल्यूट का भी हम लोग वॉल्यूम लेंगे और सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम ही लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये तीन फॉर्मूलाज हमारे होंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म के लिए, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको जल्दी से नोट कीजिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे पार्ट्स पर मिलियन मोल फ्रैक्शन की तरफ। ठीक है, जल्दी से इसको नोट कीजिए। आई होप यहां तक नोट हो गया होगा। यहां तक अगर फॉर्मूलाज को समझने में कोई भी परेशानी है, कोई भी तरह की दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट पर मिलियन। नेक्स्ट टर्म है पार्ट्स पर मिलियन, जिसको हम लोग पीपीएम बोलते हैं। ठीक है, पीपीएम का मतलब क्या है, पार्ट्स पर मिलियन। मान लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्यूट को बहुत ही लेस अमाउंट में मिक्स कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या, आयोडीन आपने नाम सुना होगा, NaCl यानी कि नमक में जो है ना, सॉल्ट में हमारा आयोडीन प्रेजेंट रहता है। सॉल्ट और आयोडीन, आयोडीन के लिए मैंने आई का यूज किया है। ठीक है, सॉल्ट में मैंने आयोडीन को आई के साथ सॉल्व किया। एंड अगर मैं देखूं तो सॉल्ट में जो आयोडीन प्रेजेंट रहता है वो हमारा पार्ट्स पर मिलियन में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, ये एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल हो गया। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, नोट कीजिए, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए इसको हम लोग निकाल रहे हैं पीपीएम में, यानी कि पार्ट्स पर मिलियन में, तो हमें क्या करना होगा, 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन हो गया। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। नेक्स्ट हमारा टर्म जो है वो है मोल फ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं
मोल फ्रैक्शन के बारे में। नेक्स्ट जो टर्म है मोल फ्रैक्शन, मैं इन सब के क्वेश्चंस को करवाऊंगा प्रैक्टिस सेशन में। देखिए मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालता हूं, मान लेते हैं हमने क्या किया, एक सॉल्यूट लिया, वाटर लिया और साथ में क्या लिया, NaCl का ही मैं एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए कि नमक जो है यहाँ पे मैंने 2 मोल ऑफ NaCl मिक्स किया विथ 10 मोल ऑफ H2O। तो इसका मोल फ्रैक्शन अगर मैं निकालता हूं तो कैसे निकालूंगा, सबसे पहले मोल फ्रैक्शन का अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। अगर मैं निकालना चाहूं तो लिखूंगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। ठीक है, अब जरा देखिए, अगर मैं ये सॉल्यूट के लिए निकाल रहा हूं तो यहां पे लिखूंगा मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल्स। अगर मैं ये सॉल्वेंट के लिए निकालना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं मोल ऑफ सॉल्वेंट बाय टोटल मोल्स। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके फॉर्मूलाज के साथ। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन में ही। ठीक है, ओके। अब चलो हम मान लेते हैं, कुछ कुछ मान लेते हैं इन चीजों को। जैसे कि मैंने क्या किया, वाटर में NaCl मिक्स किया, मैंने वाटर में क्या किया, NaCl मिक्स किया। तो मान लिया कि NaCl का जो मोल्स है वो n मान लेते हैं NB है। ठीक है, मोल्स के लिए मैंने NB ले लिया और सॉल्वेंट के लिए मैंने Na ले लिया। ठीक है, तो अगर मैं निकालता हूं मोल फ्रैक्शन ऑफ B यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये निकलेगा XB NB बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स Na प्लस NB। ठीक है, इस तरह से। और अगर मैं सॉल्वेंट के लिए निकालूं तो ये हमारा निकलेगा Na बाय Na प्लस NB। ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा। और अगर मैं टोटल मोल फ्रैक्शन का सम करूं दोनों का, जैसे कि अगर मैंने बाइनरी सॉल्यूशन लिया तो बाइनरी सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट रहेंगे, एक सॉल्यूट रहेगा एक सॉल्वेंट रहेगा। इन दोनों के मोल फ्रैक्शन को अगर मैं सम करता हूं यानी कि XA, इसको साई बोला जाता है एक्चुअली। ठीक है, साई। ठीक है, ये एक लैटिन का वर्ड जो एक्स की तरह दिखता है। तो अगर मैं देखूं टोटल का दोनों का सम, तो A प्लस बी क्या हो जाएगा, अगर मैं इसमें ऐड करूं तो Na बाय Na प्लस NB प्लस NB बाय Na प्लस NB। तो याद रखिए, जब भी हम लोग मोल फ्रैक्शन के सभी कंपोनेंट को ऐड करते हैं तो उसका सम हमेशा 1 आता है। आप यहाँ पे करके भी देख सकते हैं, अगर मैं इनको ऐड करूं तो नीचे हमारा सेम है तो मैं इसको Na प्लस NB कर सकता हूं, ऊपर वाले ऐड होंगे और ये दोनों ऐड होंगे क्या हो जाएंगे, हमारा 1 आ जाएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि XA प्लस XB जो है हमारा ऐड होके 1 आ गया। ठीक है, यानी कि अगर हमारा बाइनरी सॉल्यूशन है तो XA प्लस XB शुड बी इक्वल टू 1। और अगर हमारे n नंबर ऑफ कंपोनेंट है तो n नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए XA XB इसी तरह से चलता रहेगा XN तक, और ये हमारा सम जो है 1 आएगा। ये हमारा n नंबर ऑफ कंपोनेंट के लिए हो गया। ये जो टर्म है इसको हम लोग बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी हमने देख लिया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं देख लूं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, अगर मैंने NaCl के मोल्स को 2 ले लिया और इसको 10 ले लिया तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आएगा, इसका आ जाएगा 2/12 और ये आ जाएगा हमारा 10/12। ठीक है, इसको हम लोग परसेंटेज में फाइंड आउट कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ पर देखिएगा मोल फ्रैक्शन का कोई भी यूनिट नहीं होता है, ये क्या होता है, यूनिटलेस होता है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक नोट हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मास फ्रैक्शन की तरफ। मोल फ्रैक्शन के जैसा ही हमारा मास फ्रैक्शन भी। मास फ्रैक्शन देखते हैं। मास फ्रैक्शन जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन के जैसा ही निकालते हैं। मान लेते हैं यहां पर क्या हमारे पास वही सेम एग्जांपल्स, मैंने क्या किया, वाटर में NaCl मिक्स किया। अब देखिए NaCl का जो वेट हमने मिक्स किया, इस NaCl के वेट को हमने क्या माना, इसको हमने मान लिया WB और इसको मान लिया हमने WA। ठीक है,
तो अब मास फ्रैक्शन जो हम लोग निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? अभी तक मोल फ्रैक्शन में हम लोग मोल के टर्म में बात कर रहे थे कि हमने क्या करना है, मोल्स के टर्म में निकालना है, बट ये हमारा मास फ्रैक्शन है, मास के टर्म में निकालेंगे। तो मास फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन क्या होगा? मास फ्रैक्शन शुड बी इक्वल टू, अगर सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हैं, सॉल्यूट के लिए, ठीक है, तो अगर मास फ्रैक्शन हम सॉल्यूट का निकाल रहे हैं, तो ये हमारा निकल जाएगा WA प्लस WB। और इसी तरह से अगर मास फ्रैक्शन हम निकाल रहे हैं सॉल्यूट के अलावा, सॉल्वेंट का, तो ये हो जाएगा WA प्लस WB। और इन दोनों को अगर हम ऐड करें, इन दोनों को ऐड करें तो इन दोनों का ऐड भी बनाएगा, जैसे हमारा मोल फ्रैक्शन में आया था। तो इन फ्रैक्शंस का ऐड करने के बाद हमारे पास कितना जाएगा, मास फ्रैक्शन, तो ये हमारा आ जाएगा 1। आप इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कुछ इस तरह से, ये कैलकुलेट होके आ जाएगा 1, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। मास फ्रैक्शन हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया, हम लोग पार्ट्स पर मिलियन देख चुके हैं, एंड कंसंट्रेशन टर्म, वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वेट भी हमने देख लिया है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मोलैरिटी का, ठीक है। एक बहुत ही कॉमन सा टर्म है मोलैरिटी, वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन का टर्म है, इसको हम लोग नोट करेंगे इसके बाद। जल्दी से इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मोलैरिटी की तरफ। मोलैरिटी, मोलैरिटी इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M, ठीक है। अब देखिए मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होगा, मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूशन। और ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम लेंगे हम लोग लीटर में लेंगे। सिंपल सी बात है, हमने ये पूछा कि हमारे पास 5 लीटर ऑफ वाटर था, हमने मान लीजिए वाटर में क्या इस बार शुगर मिक्स किया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास 1 लीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, 1 लीटर ऑफ वाटर है। तो 1 लीटर ऑफ वाटर में कितने शुगर को हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं, कितने मोल्स शुगर को हम लोग डिजोल्व कर सकते हैं, ये हम लोग मोल्स में लेंगे। बस इसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, इसका मोलैरिटी बोलेंगे। अगर मैं ये बोलूं कि हमने 1 लीटर वाटर में 5 मोल्स ऑफ शुगर को मिक्स किया है, तो उसका मोलैरिटी क्या हो जाएगा, 5m हो जाएगा। मैंने क्या बोला, अगर हमारे पास 5 मोल्स हैं, 5 मोल्स ऑफ शुगर है और 1 लीटर ऑफ वाटर है, तो उसको अगर मिक्स करेंगे तो मोलैरिटी कितना आएगा, 5m आएगा। अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा अच्छा से देखूं तो मोलैरिटी विल बी इक्वल टू, हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, मोल्स जो है, मोल्स को मैं लिख सकता हूं मॉलिक्यूलर गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, यानी कि गिवन वेट के लिए W यूज करता हूं और मॉलिक्यूलर मास के लिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट, और वॉल्यूम में हमारा लीटर लगेगा इस तरह से। अगर मैं देखूं तो लीटर में अगर मान लीजिए कि वॉल्यूम ना दिया है, ये वॉल्यूम लीटर में यूज किया है, मान लीजिए कि लीटर में वॉल्यूम नहीं दिया है, ये ml में दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हम लोग W का वैल्यू निकाल सकते हैं। W शुड बी इक्वल टू m इज इक्वल टू W बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू ये V ml होगा डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 3 होगा, और ये 10 टू द पावर 3 को जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी कि मोलैरिटी शुड बी इक्वल टू W बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू 10 टू द पावर 3। ये हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला है, ठीक है। आपने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में भी ये लिखा हुआ देखा होगा कि जैसे कि ये जो सॉल्यूशन है हमारा, मान लीजिए वो 20 मोलार है, 20 मोलार तो बहुत ज्यादा है, मोलार हो जाएगा 2 मोलार या फिर 5 मोलार, इस तरह से लिखा हुआ आपने बहुत सारे सॉल्यूशंस में देखा होगा। तो ये m जो है इसको हम लोग बोलते हैं मोलार भी बोल सकते हैं या फिर मोलैरिटी के लिए भी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसका यूनिट निकालना चाहें तो यहाँ से निकाल सकते हैं, मोल पर लीटर, यानी कि ये जो m है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। ये जो m है इसी को हम लोग मोल पर लीटर लिख सकते हैं। मोलैरिटी का जो यूनिट होता है वो होता है मोल पर लीटर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके एक देखते हैं, फिर हम लोग को और बेटर ये समझ में आएगा। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक नोट हो गया होगा।
ठीक है, देन हम लोग आगे बढ़ते हैं। Find the molarity. Find the molarity when 50 gram of NaCl is dissolved in 3 liter of water. देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने क्या किया, 50 ग्राम ऑफ NaCl डिसॉल्व किया है 3 लीटर ऑफ वाटर में। हमें क्या करना है, मोलैरिटी निकालना है। तो मोलैरिटी के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मोलैरिटी का फॉर्मूला देखेंगे, मोलैरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम लीटर में ही लेंगे क्योंकि हमारे पास ये 3 लीटर दिया हुआ है। तो अब देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें निकालना है कितना वेट दिया हुआ है, कितना वेट दिया हुआ है 50 ग्राम। मैं देखूंगा अगर इस क्वेश्चन में बहुत सिंपली सॉल्व होगा, 50 ग्राम दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, NaCl का मॉलिक्यूलर वेट NaCl में निकाल सकते हैं, Na का कितना होगा 23, Cl का कितना होगा 35.5, इसको ऐड कर दीजिए कितना होगा 5 8 5 58.5, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा NaCl का 58.5, यहाँ पे पुट करेंगे 58.5 और नीचे में हमारा 3 आएगा यहाँ से। तो इसको सॉल्व करके बताया जा सकता है कि मोलैरिटी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का कितना आएगा। जल्दी से आप इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसको जल्दी से सॉल्व करके आप बता सकते हैं कितना आंसर आएगा। तो मोलैरिटी इसका आ जाएगा 0.28, ठीक है, ये मोल पर लीटर आएगा। ये बहुत ही कम ही मोलर है, मतलब कि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन बन गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे नॉर्मैलिटी के बारे में, इसको जल्दी से नोट कीजिए एंड देन हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये कैलकुलेट करके हमारा आगे नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हम लोग नॉर्मैलिटी के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारे पास मोलैरिटी है उस तरह हमारे पास नॉर्मैलिटी भी है, ठीक है, और नॉर्मैलिटी के बाद हम देखेंगे मोलैरिटी के बारे में। देखिए नॉर्मैलिटी क्या हो गया, नॉर्मैलिटी अब पुराने टाइम में जितने भी कैलकुलेशन किए जाते थे मोलैरिटी के टर्म में नहीं बल्कि नॉर्मैलिटी के टर्म में किए जाते थे। जैसे कि अगर हमें कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में बात करना है कि कौन सा सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, कौन सा सॉल्वेंट कितना प्रेजेंट है, तो पहले के टाइम में हम लोग नॉर्मैलिटी पे ज्यादा यूज करते थे, ज्यादा कैलकुलेशन हमारे नॉर्मैलिटी पे होते थे। लेकिन आज के टाइम में मोलैरिटी ज्यादा यूज होती है। नॉर्मैलिटी का फार्मूला लिखिए, नॉर्मैलिटी हो गया हमारा ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये भी आएगा हमारा लीटर। अब जरा ध्यान देखिए, अगर मैं ग्राम इक्विवेलेंट की बात करूं तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, ग्राम इक्विवेलेंट शुड बी इक्वल टू इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट क्या होता है वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब ये वेट कौन सा है, ये गिवन वेट है, हमारे पास कितना वेट दिया हुआ है, ये गिवन वेट है डिवाइड बाय इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला लिखिए, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर सारे फार्मूलास के बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट मैं जब निकालने जा रहा हूँ, हमारे पास नॉर्मैलिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब ग्राम इक्विवेलेंट जब निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट जब निकालते हैं तो इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। अब एन फैक्टर के बारे में भी डिस्कस करेंगे अब एक करके, लेकिन पहले नॉर्मैलिटी के फार्मूला को डिस्कस करते हैं, ठीक है। इतना दूर तक हो गया होगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम चाहें तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट की जगह में ये पुट कर और इसके जगह में ये पुट कर, टोटल जब हम लोग पुट कर देंगे क्या हमारे पास फार्मूला बन के आता है, जरा देखो। अगर मैं यहां से देखूं तो
ग्राम इक्विवेलेंट वेट जो है हमारे पास क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अभी अभी हमने लिखा क्या, वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, तो मैं यहाँ लिखूंगा वेट बाय, वेट को W से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, गिवन वेट को हम लोग W से ही रिप्रेजेंट करते हैं, और इक्विवेलेंट वेट को हमने क्या करे, इक्विवेलेंट वेट को हमने इक्विवेलेंट वेट ऐसे लिख दिया इनटू वॉल्यूम इन लीटर, ठीक। अब देखिए इक्विवेलेंट वेट जो था हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर, n फैक्टर, तो यहां से अगर मैं देखूं तो ये हमारा आएगा W बाय मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर इनटू वॉल्यूम इन लीटर। अब अगर मैं देखूं तो ये n फैक्टर ऊपर की तरफ जाएगा, जब मैं इसके डिवाइड को उल्टूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, यानी कि नॉर्मलिटी शुड बी इक्वल टू given weight by molecular weight into n factor divided by volume in liter। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर मैं इन चीजों को थोड़ा सा सजा कर लिखूं, सजा कर लिखने से क्या मतलब है, मैं थोड़ा सा इस फॉर्मूला को ऊपर वाले को रीच करता हूं, अगर मैं इस नॉर्मलिटी के फॉर्मूला को थोड़ा सा सजा कर लिखूं कुछ इस तरीका से, given weight by molecular weight इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू n फैक्टर, तो इन चीजों को जरा आप देखिए, ये जो चीज है, ये जो पूरा है, यही तो हमारा मोलारिटी था जो अभी अभी हमने देखा था, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर, यही तो हमारा मोलारिटी है, यानी कि नॉर्मलिटी जो है वो क्या होगा, नॉर्मलिटी शुड बी इक्वल टू मोलारिटी इनटू n फैक्टर, मोलारिटी इनटू n, यहां से फॉर्मूला आ गया नॉर्मलिटी और मोलारिटी के बीच का रिलेशन। अगर मैं चाहूं तो इसको नॉर्मलिटी बाय मोलारिटी शुड बी इक्वल टू n फैक्टर, ऐसा लिखो, इसको नोट कीजिए। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे n फैक्टर के बारे में, अभी अभी मैंने बताया कि ये n फैक्टर तो मैं लिख रहा हूं पर ये n फैक्टर है क्या, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसको जल्दी से नोट कीजिए। आज की क्लास जो है इसमें सिर्फ फार्मूला ही डिस्कस हुआ है, एंड प्रैक्टिस सेशन में सारे क्वेश्चन जो है डिस्कस होंगे, जितने भी मैंने थ्योरीज बताए हैं, जितने भी टर्म्स मैंने बताए हैं, सबके क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ठीक है। प्रैक्टिस सेशन में सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाऊंगा, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, तो यहाँ तक हो गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा n फैक्टर के बारे में जानते हैं। जैसे कि मैंने नॉर्मलिटी में देखा, नॉर्मलिटी में दो नए टर्म हमने देखा, कौन कौन सा नया टर्म, एक तो हमारा इक्विवेलेंट वेट आया, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, और एक आया हमारा n। तो देखिए n फैक्टर को हम समझ, अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी भी कंपाउंड का, फॉर एग्जांपल मुझे H2O2 का निकालना है, H2O2 का क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट हमें पता है, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है, ठीक। तो देखिए कैसे निकलेगा, इक्विवेलेंट वेट हमारा फार्मूला क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n फैक्टर। n फैक्टर ज्यादा कुछ नहीं है, इसका वैलेंस ही, ये जो अगर मैं देखता हूं, जैसे कि एम्पिरिकल फार्मूला हमने पढ़ा था, एम्पिरिकल फार्मूला में भी हमने एक n देखा, ये ज्यादा कुछ नहीं है, ये वही है, ठीक है, जो एम्पिरिकल फार्मूला में हमने देखा। तो अगर देखें हम इसका सिंपल फार्मूला H हो जाएगा, इसके केस में अगर देखें तो n फैक्टर हमारा 2 आएगा। तो अगर मैं यहां देखूं मॉलिक्यूलर वेट हमारा H2O2 का कितना हो जाएगा, H2O2 हमारा 2 है और ये 32 2 34 यानी कि 34 हो जाएगा, और n फैक्टर हमारा 2 आ जाएगा, यानी कि इक्विवेलेंट वेट अगर मैं निकालूं, इक्विवेलेंट वेट जो है हमारा ये 17 हो जाएगा H2O2 के केस में, ठीक है। अब इसको जल्दी से नोट कीजिए, और उसके बाद हम थोड़ा और एग्जांपल देखेंगे। जैसे कि अगर मैं इक्विवेलेंट वेट का बात करूं, तो इक्विवेलेंट वेट का फार्मूला अलग-अलग टर्म में अलग-अलग होता है, कैसे, इसको मैं थोड़ा सा भी डिस्कस करूंगा, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब देखिए जैसे मैं इक्विवेलेंट वेट का बात करूं, इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना है एसिड या बेस, इक्विवेलेंट वेट जो है, इक्विवेलेंट वेट जो है अगर हमें निकालना है एसिड या बेस के लिए, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड बाय एसिड, सॉरी एसिड के लिए हम लोग बेसिसिटी निकालते हैं, ठीक है। अगर ये एसिड के लिए निकाल रहे हैं, फॉर एसिड, देखिए फिर से जरा मैं क्या बता रहा हूं, मैंने पूछा कि एटॉमिक वेट हमने पढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट पढ़ा, अब हम लोग आ गए इक्विवेलेंट वेट। अभी जब नॉर्मलिटी निकाल रहे थे हम लोग, नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर रहे थे, तो हमने दो नए टर्म पढ़े, कौन कौन से, एक तो हमने देखा इक्विवेलेंट वेट और एक हमने देखा n फैक्टर, ठीक है। तो मैंने ये बताया कि इक्विवेलेंट वेट शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय n। अब n फैक्टर क्या है, तो n फैक्टर क्या है अभी मैं बताऊंगा। जैसे कि अगर मैं इक्विवेलेंट वेट निकाल रहा हूं एसिड के लिए,
तो इक्विवेलेंट वेट जो है एसिड के लिए क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी। अब एसिड के लिए जो उसका एन फैक्टर है ये उसका बेसिसिटी है, ये क्या है इसका एन फैक्टर है। जैसे कि मैं एसिड की बात करूं HCl, यहाँ पर कितने हमारे हाइड्रोजन निकल सकते हैं, एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इसका बेसिसिटी, यानी कि एन फैक्टर कितना है इसका 1 हो जाएगा। इस तरह जब H2SO4 ले लेंगे, H2SO4 तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, तो इसका बेसिसिटी कितना हो गया 2, एन फैक्टर कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो अगर मैं ये पूछूं, मान लो एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैलकुलेट द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4, तो H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, हमारा फार्मूला है मॉलिक्यूलर वेट बाय बेसिसिटी, तो बेसिसिटी इसका कितना है, बेसिसिटी इसका 2 है, यानी कि n जो वैल्यू है ये 2, यानी कि अगर मैं निकालता हूं यहां से इक्विवेलेंट वेट क्या आएगा, इक्विवेलेंट वेट शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय 2, H2SO4 के लिए ये आएगा 98 बाय 2, यानी 46 इसका क्या हो जाएगा, एक मिनट कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए क्या आ रहा है हमारा मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का, अगर मैं देखूं तो सल्फर का 32, ये 64, ये 2, यानी कि 32 प्लस 2 34 और 64 98 आ रहा है। 98 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो कितना आ जाएगा 45, और इधर हमारा 49, तो ये हमारा 49 आएगा इसका इक्विवेलेंट H2SO4, ठीक है। इसमें जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वही इसका बेसिसिटी है, उसको हम लोग एन फैक्टर बोल रहे हैं। ये हमारा एसिड के लिए हो गया। अगर हम यही बेस के लिए निकालें तो कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे नोट हो गया होगा, आगे हम बढ़ते हैं। अगर हम लोग ये एसिड के बाद बेस के लिए निकालें, बेस के लिए, ठीक है, बेस के लिए, तो बेस के लिए इक्विवेलेंट वेट क्या निकलेगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय एसिडिटी, ये भी एसिडिटी जितना होगा, जितना OH प्रेजेंट रहेगा उसी को हम एन फैक्टर बोलेंगे, ठीक है। इसको नोट कीजिए। आयंस के लिए अगर देखेंगे तो आयंस के लिए हमारा इक्विवेलेंट वेट क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट वेट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट या फार्मूला मास यूनिट हम लोग बोल सकते हैं, फार्मूला मास यूनिट बाय चार्ज ऑन कैटायन और एनायन। और देखिए फार्मूला मास यूनिट क्या है, मॉलिक्यूलर वेट के जैसा ही है। हमारे इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग फार्मूला मास यूनिट यूज करते हैं, और कोवैलेंट कंपाउंड है तो उसके लिए हम लोग मॉलिक्यूलर वेट यूज करते हैं, दोनों एक ही चीज है। तो आयंस के लिए हम यूज कर सकते हैं, इस तरह से हमें निकालना है। मतलब अगर हम किसी एसिड के लिए नॉर्मेलिटी निकालने जाएंगे तो हमें ये फार्मूला पता होना चाहिए, बेस के लिए निकालने जाएंगे तो ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर एटम के लिए निकालेंगे तो एटम के लिए अगर निकालेंगे तो एटम के लिए इसका वैलेंसी ही हमारा एन फैक्टर होता है। इक्विवेलेंट वेट शुड बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी, इसका जो वैलेंसी होगा यही इसका एन फैक्टर होगा, ठीक है। जैसे कि हमारा वैलेंसी एल्युमिनियम के लिए 3 होता है, तो एल्युमिनियम के लिए इसका एन फैक्टर भी हमारा 3 हो जाएगा। इसको नोट कीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और नेक्स्ट हम लोग देखेंगे मोलालिटी को, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं मोलालिटी की तरफ। नेक्स्ट हमारा टर्म मोलालिटी। आई होप यहां तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा। इसको हम लोग स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रखिए यहां पे मास ऑफ सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये सॉल्यूशन का मास नहीं, ये सॉल्वेंट का मास। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि सॉल्यूट में हम लोग सॉल्वेंट मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन बनता है। अगर इसको हम ग्राम में यूज करना चाहें तो हम लोग इस तरह से कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट टोटल लिखना चाहें इनटू v लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो है हम लोग चाहें इसको ग्राम में लिखेंगे तो यहाँ 10 की पावर 3 करना होगा। ये जो है हमारा इस तरह से मोलालिटी निकल जाएगा। अब मोलालिटी में एक खास बात यह है कि ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है। मतलब अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मोलालिटी में कोई भी चेंज नहीं आएगा, जबकि मोलारिटी में हमारा क्या था, टेम्परेचर चेंज करने पर मोलारिटी चेंज हो रहा था। जैसे हम लोग देखेंगे मोलारिटी जो था उसके नीचे में 1/v था, नॉर्मलिटी में भी 1/v था, ठीक है। तो ये दोनों ही चीज क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर को चेंज करेंगे, मान लीजिए सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ने से उसका मोलारिटी डिक्रीज कर जाएगा, नॉर्मलिटी डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। अब यही टर्म यहाँ पे अगर हम मोलालिटी में देखें तो मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं है, मोलालिटी में वॉल्यूम नहीं है यानी कि टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। अगर टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं किसी भी सॉल्यूशन का
तो वो चेंज नहीं होगा, ये नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। ठीक, तो ये जो टर्म हो गया ये कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमने आज पढ़े। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म को हमने देखा एंड यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से, यहाँ तक नोट हो जाएगा। यहाँ तक नोट हो गया होगा, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। यहां तक हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया, जितने भी थ्योरी पार्ट थे मैंने कवर कर लिया है इस चैप्टर में। ठीक है, आज के वीडियो के लिए हमने इतना ही करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रैक्टिस सेशन करेंगे। हमें लगभग 200 क्वेश्चन जो है वो कर देंगे। ठीक है, 200 क्वेश्चन का हमने टारगेट रखा है कि अगर प्रैक्टिस सेशन में, 2 प्रैक्टिस सेशन में अगर हम लोग 100 करके टोटल 200 क्वेश्चंस करते हैं तो ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि बिना क्वेश्चंस किए हुए हम लोग चैप्टर को कंप्लीट नहीं मान सकते हैं। ये जो क्वेश्चन रहेंगे इसमें हमारा PYQ और बुक के क्वेश्चन सारे ही हमारे रहेंगे, जितने भी नीट या जेई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साथ में रेफरेंस बुक के, एनसीईआरटी के जो भी और भी बुक्स हैं उनके सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे। और इतने क्वेश्चंस के बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ फॉरवर्ड जाएंगे। तो अभी तक आपने जितना भी ये चैप्टर में पढ़ा, यहाँ भी समझने में दिक्कत हुई, आप कमेंट करके बता सकते हैं कहाँ प्रॉब्लम हो रही है या फिर कुछ रह गया हो। तो अगर कुछ टॉपिक रह गए तो उनको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के दौरान सही कर लूंगा। जैसे कि हमारा वॉल्यूम स्ट्रेंथ रह गया है थोड़ा, उसको क्वेश्चन थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर आपको पसंद आया हो, तो ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। और अगर कॉन्सेप्ट में भी कुछ कमी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पूरे ही वीडियो को देख सकते हैं। और मिलते ही और एक वीडियो के साथ, जिसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस के बारे में और इस चैप्टर से रिलेटेड सारी क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, पढ़ते रहिए और पढ़ने से भी ज्यादा रिवीजन करते रहिए।